बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे आज MGT 411 के लेसन नंबर 25 और 26 की। ये दोनों लेसन्स बैंकिंग रिस्क पर मबनी हैं, यानी कि बैंक के अंदर कौन कौन से रिस्क होते हैं, किस तरह के रिस्क होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी क्या है, कौन सा रिस्क बियरेबल है, कौन सा रिस्क किस तरह से बैंक अवॉइड करता है, किस रिस्क से बैंक बच ले जाता है, किस रिस्क से बैंक बच नहीं सकता, किस रिस्क को बैंक बॉदर करता है, किसको बॉदर ही नहीं करता। ये मल्टीपल रिस्क और उनकी नोयत जो है वो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराए करम सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है, ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करता। 8-10 मिनट की 12 मिनट की वीडियो होती है। अब इस 12 मिनट में खुद सोचें कि पूरा एक लेक्चर 45 मिनट का लेक्चर या दो 45 मिनट के या 50 मिनट के दो लेक्चर, यानी कि 100 मिनट्स का लेक्चर अगर 12, 15, 18 मिनट में या 20 मिनट में कवर अप किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिर्फ मेन बातें होंगी, उसमें कोई एडिशनल बात नहीं होगी। खैर, वीडियो की तरफ आते हैं। बैंक रिस्क, बैंकिंग इज a risk because depositing institutions are highly levered and because what they in all lines of banking trade। ये तो हर बंदा जानता है कि बैंकिंग जो बिजनेस है वो हाईली लेवर्ड है, क्योंकि बैंक का काम ही है वो लोन लेता है, लोन ही देता है। अब बैंक जो कल जब लोन ले रहा है, डिपॉजिट ले रहा है, तो जो बंदा वहां जमा करवा रहा है उसको पता है कि यहाँ पे मेरी 100% छोटी है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो उसके लिए खास रिस्क नहीं है। लेकिन बैंक ने आगे लोन देना है तो बैंक के लिए श्योरिटी नहीं है कि वहां से वापस मिलने के चांस है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि बैंक ने तो चलना इसी तरीके से है। लेकिन अगला बंदा अगर किसी कंपनी को लोन दिया, वो कंपनी डूब जाती है, पैसे वापस नहीं आते, तो बैंक का तो पैसा जाया हो गया। अब बैंक ने जिससे पैसे लिए थे उसको कैसे वापस करने हैं, तो ये शोर है। इन ऑल लाइन्स ऑफ बैंक ट्रेड द गोल ऑफ एवरी बैंक इज टू पे लेस ऑफ डिपॉजिट्स। यही बैंक का गोल होता है कि वो कम पे करता है और ज्यादा कमाता है। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द रिस्क ऑफ सडन डिमांड फॉर फंड्स एंड इट कैन कम फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ बैंक। लिक्विडिटी रिस्क सडन डिमांड जो फंड्स की होती है वो होते हैं, और ये दोनों तरफ बैलेंस शीट के दोनों तरफ इफेक्ट करती है, कभी एक ही साइड पे करेगी, कभी दोनों साइड पे करेगी। आपके सामने बैलेंस शीट मौजूद है, यहाँ पे कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अगर बैंक अपने कस्टमर की रिक्वेस्ट को मीट नहीं ना कर पा रहा होता, तो बैंक लिक्विडिटी रिस्क फेस करने के लिए रेडी हो जाए। अब देखिए, किसी एक कस्टमर को बैंक पैसे नहीं दे सका, या बैंक ने कहा जी कैश नहीं है, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन बाद आएगा फिर कैश मिलेगा, तो उसने शोर डाल देना है, उसने सोशल मीडिया पर भी रोला डाल देना है जी फलां बैंक जो है उसके पास कैश की कमी है, तो आप लोग वहां से अपने पैसे निकलवा रहे हैं। अब वो तो किसी इशू की वजह से हुआ, लेकिन उसके शोर की वजह से बैंक वाकई लिक्विडिटी रिस्क में गिरफ्तार हो गया, क्योंकि बैंक के जब सारे कस्टमर्स पहुंच जाएंगे कि जनाब हमारे पैसे वापस दे दो, अब बैंक कहाँ से पैसे लाएगा। अब नीचे एक बैलेंस शीट छोटी सी है, यहाँ कुछ मल्टीपल डिस्कशन करते हैं, ये आपके ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में काम आएगी। अब देखिए, बैंक के पास डिपॉजिट से 100 मिलियन के, बैंक ने 30 मिलियन का बारो किया हुआ है दूसरे बैंकों से या कहीं से भी, उसका अपना कैपिटल 20 मिलियन का है, टोटल 150 मिलियन की बैलेंस शीट है। एसेट की तरफ आ जाए तो 35 मिलियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, और बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन हैं, रिजर्व बैंक की तरफ से यानी स्टेट बैंक की तरफ से 15-15% आपने रिजर्व रखने हैं, 15% रिजर्व रखवाए हुए हैं रिजर्व बैंक के पास, ठीक है, या अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि ये उसकी रिस्ट्रिक्शन है कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, ये हर पास रखे हैं। और ये आइडल फंड्स है, क्योंकि इसमें बैंक कमा कुछ नहीं रहा, ये सिर्फ अपने डे टू डे ऑपरेशन को मीट करने के लिए रखे हुए हैं, और 100 मिलियन बैंक ने लोन दिए हुए हैं। अब यहाँ तक तो आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए, 5 मिलियन के डिपॉजिट जो है विड्रॉ आ जाते हैं, तो बैंक यहाँ तो क्या करेगा कि अपने लोन और 5 मिलियन का बारो कर लेगा। यहाँ बैंक कैपिटल तो चेंज नहीं होगा, ये 100 मिलियन भी चेंज नहीं होगा, यहाँ तो रिजर्व बैंक के 5 मिलियन के कम हो जाएंगे, ठीक है, या बैंक सिक्योरिटीज 5 मिलियन के सेल कर देगा। तो अगर तो सिर्फ बैंक ने यहीं से बारो करके यहीं डिपॉजिट दे दी, तो बैंक की सिर्फ एक साइड इफेक्ट होगी। लेकिन अगर रिजर्व पे से दिया तो रिजर्व इफेक्ट होगी, अगर सिक्योरिटीज पे से पे ऑफ किया, सिक्योरिटी सेल करके पेमेंट की है, सिक्योरिटीज इफेक्ट होगी। इस तरह बैंक के पास डिपॉजिट आ जाता है, 5 मिलियन का और आ गया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उठाएगा और जो बारो फंड किए हुए हैं वो रीपे कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ये ऊपर नीचे मामला चलते रहते हैं बैंक के। वन वे टू मैनेज लिक्विड रिस्क इज टू होल्ड सफिशिएंट एक्सेस फंड्स। अभी देखिए, अगर बैंक फंड एडजस्ट नहीं कर रहा, देखें जी डिपॉजिट अपनी जगह पे है, लेकिन बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपने रिजर्व भी 5 मिलियन को उठाए और सिक्योरिटीज में लगा दिए,
इफ अ कस्टमर मेक 5 मिलियन विड्रॉ, अब कस्टमर 5 मिलियन के विड्रॉ करता है, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया कई सूरतें हो सकती हैं। एक तो बैंक ने क्या किया कि सिक्योरिटीज बेच के डिपॉजिट वापस कर दिए, या बैंक क्या करता है कि अपने लोन वापस आते हैं तो उनमें से डिपॉजिट वापस कर देता है। कई इशू हो सकते हैं ना, सिक्योरिटी 40 रहे और लोन वापस आ गया तो डिपॉजिट वापस कर दिए, या फिर बैंक ने क्या किया, बैंक ने बारो किया और डिपॉजिट वापस कर दिए, और या फिर और फिर अगर डिपॉजिट्स आ गए तो बैंक ने वो बारोड फंड वापस कर दिए। तो इस तरह बैंक का ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। अब यहाँ इस सारी सूरत में देखें कि बैंक के रिजर्व कुछ खास चेंज नहीं है, वो 10 मिलियन ही चल रहे हैं। पहले 15 थे तो वो 10 मिलियन ओवर 10 मिलियन रहे, इससे कम नहीं हो सकते। बैंक का कैपिटल चेंज नहीं हुआ, बाकी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, लोन भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ एक दफा, अदरवाइज लोन भी इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। ये सिक्योरिटीज में बारोड फंड और डिपॉजिट्स इनमें ही चेंजिंग आती रहती है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? दिस इज द रिस्क दैट लोन विल नॉट रीपेड एंड इट कैन बी मैनेज थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रेडिट रिस्क एनालिसिस। अब लोन रीपे नहीं होता तो उसको कैसे मैनेज करना? बैंक डाइवर्सिफिकेशन करता है, सारा ही लोन एक ही बंदे को उठा के नहीं दे देता, थोड़ा थोड़ा लोन देता है। अब इसका मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि कंपनीज क्या करती हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेते, ठीक है, लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, वो किसी एक बैंक से लोन नहीं लेते, उन्हें अप्रूव कराए हुए हैं 10 करोड़ या 50 करोड़ या 30 करोड़ का या 20 करोड़ का लोन अप्रूव कराया हुआ है, एमसीबी से भी कराया हुआ है, एचबीएल से भी कराया हुआ है, पंजाब बैंक से भी कराया हुआ है, हबीब बैंक से भी कराया हुआ है। अब 4-5 बैंकों से उन्होंने 20-20 करोड़ का लोन अप्रूव कराया हुआ है, या 10-10 करोड़ के कर लें, तो 5 बैंक से कराया, तो कंपनी ने 50 करोड़ का लोन एक ही कंपनी ले लिया है, लेकिन वो 50 करोड़ का लोन 5 बैंकों ने दिया है, किसी एक बैंक ने नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्रेडिट रिस्क को मेंटेन करना, यानी कि डाइवर्सिफाई करना होता है, ताकि अगर कोई 50 करोड़ एक ही बैंक भी दे सकता है, लेकिन वो एक बैंक देगा तो अगर वो कंपनी डूब गई तो बैंक का 50 करोड़ डूब जाएगा, बैंक ही डूब जाएगा। उससे बेहतर है कि बैंक डाइवर्सिफाई करे, 5 डिफरेंट कंपनियों को लोन दे दे, और वो कंपनियां 5 डिफरेंट बैंकों से लोन हासिल कर लें, ताकि किसी एक बैंक को बड़ा रिस्क ना बेयर करना पड़े। Credit analysis procedure information that is very similar to bond rating systems and is done usually a combination of statistical models and information। अच्छा ये बातें दूसरी कर रहा है। इंटरेस्ट रेट क्या है? The two sides of bank balance often do not match up because liabilities and tend to be short term while assets tend to be long term। जो बैलेंस शीट होती है बैंक, यानी कि इंटरेस्ट रेट ये है, बल्कि इंटरेस्ट रेट आगे भी चल रहे हैं ना जी, इंटरेस्ट रेट पढ़ते हैं यहाँ पे। Two sides of balance sheet often do not match up because liabilities tend to short term while assets tend to be long term। अब जो बैलेंस शीट है वो शॉर्ट टर्म होती है, जो लाइबिलिटी साइड है, अब जो लोन्स दिए हुए हैं वो बैंक के एसेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म है, लोन 5 साल के लिए 10 साल के दिया हुआ है, और जो लाइबिलिटी साइड है डिपॉजिट्स है वो शायद 2-4 महीने 6 महीने के लिए हैं। तो फिर इसलिए क्या होता है कि बैंक ने जो लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हैं उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, और जो शॉर्ट टर्म है उस पर लो इंटरेस्ट होता है, और इसको बारोड फंड या दूसरी चीजों से मेंटेन कर रहा होता है, और अल्टीमेटली इससे भी इंटरेस्ट रेट इसको जनरेट होता ही होता है। If we think bank asset and liabilities or bonds, change in interest rate will affect the value of these bonds, more importantly due to term of the bonds। क्या कहते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज कर जाता है तो बैंक जो है वो रिस्क फेस करेगा, किस तरह से कि उसके जो एसेट्स हैं वो जो कि एक ही इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट राइज कर गया, अब जो डिपॉजिट्स हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट पे लेने पड़ेंगे, और जो लोन्स हैं वो ऑलरेडी लो इंटरेस्ट पे दिए हुए हैं, तो बैंक के लिए ये इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है। और भी कई तरह के रिस्क जो है बैंक फेस करता है, ठीक है, जिस तरह हाफ ऑफ द लायबिलिटीज आर डिपॉजिट्स दैट अर्न वेरिएबल रिटर्न, सो कॉस्ट वेरी विद मार्केट रेट। अब हाफ ऑफ द डिपॉजिट्स हैं उनके रिटर्न्स वेरी करते हैं, कुछ के रिटर्न्स कम होंगे कुछ के ज्यादा होंगे, तो फिर भी मार्केट रेट के मुताबिक थोड़ा बहुत वेरिएशन आती रहती हैं। फॉर मेकिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट रेट ऑन लायबिलिटीज मस्ट बी लोअर देन द इंटरेस्ट रेट ऑन एसेट्स। कम बैंक प्रॉफिट किस तरह बनाता है कि लायबिलिटीज की इंटरेस्ट रेट कम है, एसेट्स की इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और इसी से बैंक अपना प्रॉफिट बनाता है। नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, एसेट्स पे $20 है और लाइबिलिटीज पे $50, नॉट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव $80 है और यहाँ पे $50 है। अब देखें एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट नॉट सेंसिटिव, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जिनका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, उस पर $80 का एसेट है, ठीक है। खैर आगे चलेंगे। एट इनिशियल इंटरेस्ट रेट, अच्छा वो अब उसको ये सॉरी अमाउंट थी $20 और $80,
इसको जब इंटरेस्ट रेट 5% पे कैलकुलेट किया तो रेवेन्यू ऑफ एसेट 5 और 5.2 आ गया। ये ऊपर नीचे होता रहता है। खैर चलें, हम इसकी कैलकुलेशन अगर कोई न्यूमेरिकल आया तो जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इसको नहीं करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क ही हमारा चल रहा है। वो कहते हैं गैप एनालिसिस हाइलाइट्स द गैप और डिफरेंस बिटवीन यील्ड ऑन इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट्स एंड द यील्ड ऑन इंटरेस्ट सेंसिटिव लायबिलिटीज। अब देखिए जी, जो गैप होता है उसमें यील्ड में, एसेट्स में और लायबिलिटीज में, यही बैंक का प्रॉफिट होता है। यही जो गैप होता है यही बैंक को फायदा देता है। मल्टीप्लाई द गैप बाय प्रोजेक्टेड चेंज इन द इंटरेस्ट रेट यील्ड, द चेंज ऑफ बैंक प्रॉफिट। अब ये जो चेंज आता है इंटरेस्ट रेट यील्ड में, यानी कि जो गैप को हम मेजर करते हैं, जो चेंज मेजर होता है, यही बैंक का प्रॉफिट होता है और इसी चेंज से बैंक प्रॉफिट अर्न करता है। फिर बैंक कैन मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क बाय मैचिंग द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ऑफ एसेट्स विद द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ऑफ लायबिलिटीज। अब बैंक, ये पुरानी बात लिखी हुई है, नई बात मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, लेकिन इसको पहले पढ़ लें। वो कह रहा है कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव किस तरह मैनेज करता है कि एसेट्स और लायबिलिटी सेंसिटिव को मैच करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करे। दूसरी सूरत में क्या होता है, अब यहाँ पे आजकल क्या है कि बैंक इंटरेस्ट रेट इस तरह नहीं देता कि जी फिक्स इंटरेस्ट रेट 18%, 12%, 14%। बैंक कहता है कि जी हम काइबर के मुताबिक चलेंगे। कराची इंटरबैंक रेट जो कि डेली विच डिक्लेयर होता है, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, सेमी एनुअल बेसिस, एनुअल बेसिस पर वो इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। तो बैंक कहता है काइबर प्लस 2%, काइबर प्लस 3%, काइबर प्लस 4%। अब जो 2, 3, 4% है वो बैंक का ये प्रॉफिट फिक्स है। बाकी जितना मार्केट रेट चेंज होगा बैंक उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज चार्ज कर लेता है, उससे बैंक का जो रिस्क है वो कम से कम हो जाता है। फिर आता है ट्रेडिंग रिस्क। बैंक टुडे हायर ट्रेडर्स टू एक्टिवली बाय और सेल सिक्योरिटीज। बैंक ट्रेडर्स को हायर करते हैं जो बैंक के लिए सिक्योरिटीज को बाय करें, सेल करें, लोन्स को, डेरिवेटिव्स को। ठीक है, होएवर कैपिटल इन द होप ऑफ मेकिंग एडिशनल प्रॉफिट्स। मकसद क्या होता है कि बैंक एडिशनल प्रॉफिट्स अर्न करें। होएवर ट्रेडिंग सच इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्की। इन इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेड भी रिस्की होती है। जब मर्जी मार्केट क्रैश कर जाए तो नुकसान होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। मैनेजिंग ट्रेड रिस्क इज मेजर कंसर्न ऑफ टुडेज बैंक और अल्टीमेटली इसकी भी डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो के थ्रू मेंटेन किया जाता है कि एक ही जगह सारे पैसा नहीं लगाया जाता। उसके बैंक आर ऑपरेट इंटरनेशनली विल फेस फॉरेन एक्सचेंज। अब बैंक और कौन से रिस्क फेस करता है जी? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस करता है, सोवरेन रिस्क फेस करता है। बैंक मैनेज देयर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बाय अट्रैक्टिंग डिपॉजिट डोमिनेटेड इन द सेम कंट्री। अब फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क को किस तरह से बैंक करता है कि उसी कंट्री के डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करता है ताकि उस कंट्री की जो एक्सचेंज रेट का चेंज आता है उससे बैंक जो है वो लोन्स अगर दे तो उसी से बैंक उसको स्वैप करके तो या हेजिंग थ्रू या स्वैप के थ्रू मेंटेन कर ले। बैंक मैनेज सोवरेन रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन बाय रिफ्यूजिंग टू डू बिजनेस इन पर्टिकुलर कंट्री और सेट ऑफ कंट्रीज। हाँ, सर्टेन सोवरेन रिस्क आता है। सोवरेन रिस्क कहते हैं बॉर्डर का रिस्क कह सकते हैं या तो इसको किस तरह से बैंक मैनेज करता है कि बैंक किसी पर्टिकुलर कंट्री में रिफ्यूज करता है जी इन्वेस्ट करने का या वहाँ लोन देने का या वहाँ की सिक्योरिटीज को परचेज करने का, सेल करने का। तो इस तरह के मल्टीपल रिस्क होते हैं जो बैंक बियर करता है। ग्लोबलाइजेशन रिस्क में हमारे पास आ जाता है। ग्लोबलाइजेशन में क्या आएगा, वैसे इसमें कुछ नहीं आने वाला तो हमें बिना वजह पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, future of banks today bank are bigger, fewer in number and more international than these of the past। बैंक हैं थोड़े लेकिन बड़ी लेवल पे हो गए हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचेज हो गई हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल हो गए हैं। फॉरेन होल्डिंग कंपनीज आर लिमिटेड फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स, फर्म्स दैट एंगेज इन नॉन फाइनेंशियल एज वेल एज फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब बहुत सी फर्म्स जो हैं वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों एक्टिविटीज में ट्रेड करने की कोशिश कर रही हैं। अब देखिए जैज कैश है, इजी पैसा है, ये नॉन फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज थी, लेकिन इन्होंने भी क्या किया, ये भी फाइनेंशियल में आ गई। इन्होंने बैंक्स बना लिए, माइक्रो टाइन और माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है, इजी पैसा जो है। उसके बाद मोबलिंग जैज कैश के नाम से बना लिया उन्होंने, यूफोन ने यू पैसा के नाम से बना लिया और इन्होंने भी अपने बैंक्स बना लिए। अब कंपनीज फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों में ट्रेड कर रही हैं दिन ब दिन। ये बैंक का फ्यूचर है, यानी कि बहुत सी कंपनीज बैंक में इन हो रही हैं। फिर इंश्योरेंस और सिक्योरिटीज जो हैं ये भी हैं। ऑनर द मैनेजर्स ऑफ दीज फाइनेंशियल फर्म्स साइड 3 रीजन टू क्रिएट देम। कौन सी रीजन होती है कि वो वेल डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं। दे आर लार्ज इनफ टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो इतने बड़े हैं कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के को इकोनॉमी ऑफ स्केल का एडवांटेज हासिल कर लेते हैं।
दे होप टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद ऑफरिंग मैनी प्रोडक्ट्स अंडर सेम ब्रांड, और वो एक ही ब्रांड के अंदर आते हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऑफर कर लेते हैं। अब देखिए यही जो कंपनीज हैं ये इंश्योरेंस भी अब ऑफर कर रही है काफी देर से, तो ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी आ गई, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी, नॉन प्रॉफिट में भी, नॉन बैंकिंग में भी, यानी कि नॉन फाइनेंशियल में। तो ये डाइवर्सिफिकेशन दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। मार्केट ब्रोकर्स हेल्प बोरिंग फ्रॉम होम परचेज। अब जो मार्केट ब्रोकर्स हैं वो होम परचेज के लिए बोरिंग की फैसिलिटी खुद से दे देते हैं। अब इवन आप ब्रोकर्स की बात कर लें, जहाँ हमारे लिए स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग सेलिंग करते हैं, वही हमें खुद भी लोन दे रहे होते हैं। तो ये बहुत कंपनी जो है अपने डाइवर्सिफाई कर रही हैं और अपने आपको बैंक्स के अंदर इन कर रही है। तो इसका मतलब बैंकिंग का फ्यूचर स्टिल तो बहुत ज्यादा ब्राइट है। आगे फिर देखा जाएगा। ठीक है जी। अब प्रीवियस हमने कुछ चीजें हाईलाइट, इसमें तो कुछ कोई खास नहीं थी ग्लोबलाइजेशन में। तो ये ट्रेडिंग जो है ये सारी रीड करने वाली है। इंटरेस्ट रेट गैप जो है ये पहले 3 पॉइंट्स काफी हैं। प्रीवियस इंटरेस्ट रेट जो था वो भी ये एग्जांपल है, इसको ट्राई कीजिएगा रीड करने का। उसके बाद हमारे पास आ गया ये है क्रेडिट रिस्क जो है, और क्या है जी हमारे पास, हाँ लिक्विडिटी रिस्क, वो इसमें भी आ जाएगा जी। मोस्टली स्टूडेंट्स मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये चीजें एक दफा रीड जरूर करने वाली हैं। ठीक है, वैसे जो मैंने बताई है अगर आप इन्हीं बातों को याद रखेंगे तो आपका ये लेसन बड़ी इजीली कवर अप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।